नमस्कार, मैं दिव्यांशु सिंह। क्राइम कथा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के उस गैंगरेप की बात करेंगे जिसके बाद से इस गैंगरेप में शामिल होने वाले 3 आरोपियों जिनको लेकर चर्चा है, उनके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। उनके इस कारनामे के बाद, इस दरिंदगी के बाद जो इस समाज से आने वाले लोग हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और वास्तव में इस कृत्य के कारण इस समाज से आने वाले सभी लोग संदेह के घेरे में अब प्रत्येक लोगों के लिए बन चुके हैं। यानी जो लोगों की सोच होती थी ऐसे समाज को लेकर, वो अपने आप में अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जहां इस घटना में एक कबाड़ी वाला, एक भिखारी और एक ऑटो ड्राइवर, ये तीनों इस तरीके से शामिल थे। इसके बाद जब इसका खुलासा हुआ, पुलिस ने तकरीबन 21 से 22 दिनों के बाद जब इनको गिरफ्तार किया, उसके बाद इन लोगों ने अपने गुनाह को कबूल किया। फिर ये तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खबरें चलने लगी और उसके बाद से ही ये सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर क्या इस समाज से आने वाले लोग इन घटनाओं में भी शामिल होते हैं। शमसुल के इस तरीके की हरकत के कारण ही अब जो दिव्यांग लोग हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, जिन्हें भिखारी कहते हैं, उन पर भी लोग संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। यानी ऐसे समाज से आने वाले लोगों के लिए भी अब एक चिंताजनक खबर बन चुकी है। दरअसल ये कहानी तब शुरू होती है जब एक 34 साल की लड़की राजघाट के सर्विस वाले रोड से होकर गुजर रही होती है और उस दौरान आने जाने वाली हजारों सैकड़ों गाड़ियां जो उधर से गुजरती हैं, वो उसमें वाहन जो स्वामी होते हैं या फिर जो भी ड्राइवर होते हैं, चाहे वो बाइक वाले ही क्यों ना हो, वो आते जाते समय उस लड़की को देखते रहते हैं। उसके बदन से खून निकल रहा होता है और बिना कपड़ों के वो होती है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 किलोमीटर तक वो इसी तरीके से चलती रहती है रोड पर। आने जाने वाले हर एक व्यक्ति की उस पर नजर पड़ती है, लेकिन कोई भी इतनी जरूरत नहीं करता कि कम से कम वहां खड़े होकर उसकी सुध लें या उसकी मदद करें, या तो कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म करें। खबर है कि एक आर्मी अफसर, उन्होंने फोन मिलाया, दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी और यह सूचना तकरीबन 3:15 के भोर के वक्त 11 अक्टूबर को मिलती है। यानी जो ये पूरी दरिंदगी होती है वो 10 अक्टूबर की रात तकरीबन 11 से 12 बजे के आसपास की है। इस घटना के बाद पुलिस को पता चलता है कि ओडिशा की रहने वाली ये पीड़िता है, जो किसी के साथ दिल्ली आई थी। ओडिशा में इसने तमाम सामाजिक समितियों के साथ मिलकर मुहिम चलाई थी, समाज के निचले तबकों के लिए काम कर रही थी और यही कारण है कि ये दिल्ली में भी आकर अपनी जॉब के साथ साथ ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहती थी। लेकिन ऐसे ही समाज से आने वाले लोगों ने एक ऐसा दर्द उसे दिया जो शायद जिंदगी भर वो भूल नहीं सकती है। जिस मित्र के साथ ये दिल्ली आती है, वो कुछ ही महीनों में इसको छोड़ देता है क्योंकि इसकी जॉब नहीं लगी होती है और पैसे ना हो तो आजकल कोई भी आपसे मित्रता क्या, दुश्मनी भी ना रखे। अब ये लड़की दर दर भटकती है, जॉब भी नहीं है इसके पास। तमाम स्टेशन, जो दिल्ली के कुछ स्टेशन है इसमें, वो भी शामिल होते हैं। वहां पर कई दिन गुजारती है और उसके बाद ये एक दिन पहुंचती है ISBT कश्मीरी गेट। वहां से ऑटो पकड़ने की कोशिश में रहती है, लेकिन जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं वो ये कहकर उतार देते हैं कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है। अब किसी तरीके से ये पहुंचती है ITO के पास और वहीं से इसे कोई उठा ले जाता है। और कोई उठाने वाले में कौन होता है? एक कबाड़ी वाला, जो रात के वक्त शराब के नशे में होता है, पूरी तरीके से चूर होता है। वो इसको किसी तरीके से बहला फुसलाकर झाड़ियों की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये कई दिनों से भूखी बताई जा रही थी, शरीर में जान तक नहीं था और जॉब न मिलने के कारण, दर दर भटकने के कारण विस्मृति भी इसकी शायद कुछ हद तक कम हो चुकी थी। अब आप में से तमाम लोग सवाल भी कई तरीके से खड़े करेंगे। पिछले एपिसोड में भी आप लोगों ने कई सारे सवाल खड़े किए थे, जिसका उत्तर हम अंत में जरूर देंगे। अब ये वास्तव में कमजोर भी हो चुकी थी शरीर से, इसी का फायदा ये दरिंदा उठाता है, झाड़ियों में ले जाकर पहले गलत काम करता है। इसको इसका एक दोस्त, जिसका नाम शमसुल बताया जा रहा है, शरीर से ये दिव्यांग लेकिन दिमाग से राक्षस था, ये भी जाकर उसका साथ देता है, ये भी गैंगरेप करता है
और उसके बाद एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम प्रभु महतो बताया जा रहा है, यह भी वहीं से गुजरता है। वो भी शराब के नशे में चूर होता है। यह देखता है कि दो लोग किसी के साथ गैंगरेप कर रहे हैं। यह भी ऑटो खड़ा करता है और वहां पर जाता है। पहले उन दोनों के साथ मिलकर गैंगरेप करता है और उसके बाद इस लड़की को अपने ऑटो में बैठाता है और फिर लेकर चला जाता है। क्योंकि पहले से इसके शरीर में जान नहीं थी, यानी शक्तिहीन हो चुकी थी एक तरीके से। उसके बाद ये लेकर जाता है और राजघाट की सर्विस वाली रोड पर इसके साथ फिर से रेप करता है और फिर इसे वहीं पटक कर चला जाता है। अब ये लड़की किसी तरीके से खड़ी होती है, कुछ किलोमीटर तक पैदल चल रही होती है। शरीर के निजी अंगों से खून बह रहा होता है, लेकिन मदद करने वाला कोई इंसान वहां दिखाई नहीं देता। आने जाने वाले हर इंसान होते हैं, लेकिन वास्तव में मदद करने वाला कोई नहीं। सब केवल टकटकी मारकर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। एक आर्मी अफसर बताया जा रहा है, वो जब देखता है तो वो पुलिस को सूचना भेजता है। जल्दबाजी में पुलिस पहुंचती है और उसके बाद एम्स में इसका इलाज करवाया जाता है, जहां पर ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद बच तो जाती है, लेकिन जो बौद्धिक स्तर की, जैसे आप बुद्धि कहते हैं, वो किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहा था। पुरुषों को देखकर चिल्लाती रहती थी। अंत में पुलिस को जब कुछ भी सहायता नहीं मिलती है तो फिर एक महिला सिपाही को एक समाज सेविका के रूप में वहां पर भेजा जाता है, जो दोस्ती करती है। और कई घंटों की मेहनत के बाद वो लड़की इतना ही बता पाती है केवल कि एक ऑटो ड्राइवर, एक भिखारी और एक कबाड़ी, ये 3-4 शब्द उसके मुख से निकलते हैं और उसके बाद पुलिस को इतना ही काफ़ी हो गया। पुलिस तमाम जो दिल्ली में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज थे, जैसे ITO, सराय काले खां, इसके अलावा राजघाट के आसपास के एरिया, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। 700 के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और उसमें पता लगता है कि महिला किसी स्टेशन पर दिखती है। इसी स्टेशन पर दिखने के बाद पुलिस को यह शक हो जाता है कि यहीं से कुछ हुआ होगा और वो फिर लगातार इसी कड़ी से कड़ी को मिलाती हुई नजर आती है। अब चूंकि ऑटो ड्राइवर का नाम था तो ऑटो ड्राइवर की भी तलाशी ली जाती है और मैनुअल चेकिंग होती है, यानी लोगों को रोक रोक के। फिर एक ऑटो जो सीसीटीवी में दिखाई देती है, उसके आधार पर ही उसकी खोज की जाती है। ऑटो मिलता है, उसमें वही कपड़ा दिखता है जो लाल रंग की उस दिन उस लड़की ने पहन रखी थी। मैनुअल चेकिंग में वो ऑटो बरामद कर ली जाती है और ऑटो में वही कपड़े मिलते हैं जो उस दिन लड़की ने पहन रखे होते हैं। ये लाल रंग के कपड़े हैं, इसमें खून भी लगा हुआ है। उसके बाद पुलिस इस तीनों से कड़ाई से पूछताछ करती है। पुलिस अब इन तीनों को जैसे ही गिरफ्तार करती है, उसके बाद इनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान ये अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं कि हम लोग शराब के नशे में थे और इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर जो है पुलिस चार्जशीट तैयार करके पेश करना चाहती है और इसमें मैक्सिमम सजा जो है वो बताई जा रही है कि उम्र कैद तक की पुलिस चाहती है कि इनको मिले। यह घटना साल 2012 के उस घटना को याद दिलाती है जो निर्भया कांड के नाम से फेमस है। 16 दिसंबर की वो रात साल 2012 की, जिसमें एक पैरामेडिकल की छात्रा के साथ बस में दर्दनाक तरीके से गैंगरेप होता है और जब वो विरोध करती है तो उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी जाती है। 29 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान वो दम तोड़ देती है और उसके बाद फिर कैंडल मार्च निकलता है। देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन सुर्खियों में आने के बाद जैसे ही खबरें बिकना बंद हो जाती है, मीडिया भी उसे हटा देती है और उसके बाद आम जनता भी उसे भूल जाती है। फिर नई घटना होती है, फिर से नए कैंडल मार्च, नए तरीके के आक्रोश, नई नई मांगे और फिर जैसे ही खबरें पुरानी होती हैं और फिर मीडिया जैसे ही साइड करती है, लोग फिर भूल जाते हैं और यही घटना इसकी तस्दीक कर रही है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि इस मामले में
सजा कब तक होती है, पुलिस कब तक सबूत खंगालती है, कब तक अदालत में इसे पेश किया जाता है और फिर इन्हें इनके कर्मों की सजा मिलती है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अब हम आते हैं आपके उस दिन वाले क्वेश्चंस पर, जिसमें आप सबने पूछा था कि आखिर किस तरीके से महिला क्या अपने आप को बचा नहीं सकी, और जब कहा जा रहा है कि वो सामाजिक सेविका थी तो फिर वो दिल्ली क्यों आई थी, वो ओडिशा में भी रहकर काम कर सकती थी। इसका जवाब ये है कि आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर या फिर कई जगहों पर जाकर जॉब करते होंगे। क्या आप अपने प्रदेश में जॉब नहीं पा सकते, या जिस प्रकार की जॉब पाने की आप लालसा रखते हैं क्या वो आपके प्रदेश में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप किसी और सिटी में जाएं आपकी अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक इसी तरीके से ये महिला भी आई थी ताकि एक मनपसंद की कोई जॉब भी कर सके और इसके अलावा समाज सेवा के रूप में अपना कर्तव्य भी निभा सके। इस घटना की जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। अब अगर आपका कोई और सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा अपने नाम के साथ। हम आशा करेंगे कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगले एपिसोड में जब मिलेंगे तो आपके सवालों का जवाब भी लेकर आएंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।